हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि सब लोग अच्छे होंगे। तो एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपकी अपनी फेवरेट लाइव क्लास में। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास कुछ स्पेशल टाइप की है क्योंकि आज कोई खास चैप्टर नहीं बल्कि पूरी किताब के क्वेश्चन आपको करने हैं और 20 क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आए हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है और बड़े वाले हैं, जो या तो 4 नंबर में या तो 6 नंबर में पेपर में आते हैं। तो पूरी किताब के यानी हर एक चैप्टर से हमने एक एक क्वेश्चन कम से कम लिया है और कोशिश करेंगे कि आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ जाए। तो एक बार जल्दी से सभी लोग शेयर कर दो भाई बाकी लोगों को भी, और आज की क्लास हम लोग बहुत जल्दी से शुरू कर दें। तो तैयार हो जा, हमारे हाथ में पेपर है, इसमें 20 क्वेश्चन है और इन 20 में से बहुत सारे क्वेश्चन आपके पेपर में आने वाले हैं। ठीक, नहीं आएंगे तो उनके जैसा ही कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा। तो जल्दी से शेयर कर दो भाई सबको, और लोग भी आपके जो जानने वाले हैं वो भी आ जाए क्लास में, क्योंकि आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो भाई बिना देर करे शुरू करें भाई। सबका बहुत बहुत स्वागत जो लोग आ गए हैं। कोई बातचीत नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक, और क्वेश्चन के बीच में ही बातचीत हम लोग कर लेंगे। चलो भाई शुरू करें आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन हमने लिया है मेंसुरेशन से, यानी कि क्षेत्रमिति, जिसमें आपने पढ़ा होगा बेलन, शंकु और गोला। इसका एक बढ़िया सा क्वेश्चन है जो आज का पहला क्वेश्चन है। एक बेलनाकार कमरे के ऊपर, क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ते जाएंगे और अगर फिगर बनाना होगा तो साथ में बनाते भी जाएंगे, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, एक बेलनाकार कमरा है तो तुरंत एक बेलनाकार कमरा बना लेंगे। देखो ये बेलनाकार कमरा हो गया, कोई दिक्कत नहीं। जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा हो वैसे वैसे आप उसको करते चले जाओ। इसके ऊपर अर्धगोलाकार गुंबद है, यानी इसका जो गुंबद है वो अर्धगोलाकार है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं हुई। इसका कुल भीतरी आयतन, इसका जो पूरा आयतन है 48,510 48,510 मीटर क्यूब, तथा भीतरी व्यास, इसका जो व्यास है वो इसकी महत्तम ऊंचाई के बराबर, महत्तम ऊंचाई का मतलब जो पूरी ऊंचाई है उसके बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ? अगर हम इसकी त्रिज्या को r मान लें, देखो भी समझ में आ जाएगा, और जो कमरा है इसकी ऊंचाई को h मान लें। ठीक, तो देखो ये अगर r है तो ये भी r होगा, ये वाली ऊंचाई भी r होगी क्योंकि ये त्रिज्या ही है। तो इसकी जो महत्तम ऊंचाई है, मैक्सिमम, वो कितनी हो जाएगी? h प्लस r, ये इसकी मैक्सिमम ऊंचाई। ठीक, यहां तक बात समझ में आ गई। अब जो प्रश्न दिया गया है प्रश्नानुसार वो ये है कि इसका जो व्यास है, व्यास बराबर है महत्तम ऊंचाई के। यहां पर लिखे लेने से समझ में आ जाए। व्यास क्या हो जाएगा? 2r, और महत्तम ऊंचाई क्या है? h प्लस r। तो कमरे की ऊंचाई क्या होगी? तो आपको h बराबर निकालना है। देखो भाई क्वेश्चन समझ में आ गया सबको? एक बेलनाकार कमरा बना लिया, उसके ऊपर का जो गुंबद है वो अर्धगोलाकार है, वो भी हमने बना लिया। इस पूरे कमरे का आयतन है 48,510 मीटर क्यूब। इसका जो व्यास है यानी 2r, इसकी मैक्सिमम ऊंचाई यानी जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सकती है वो यहाँ से यहाँ तक ही तो होगी, यानी h प्लस
आर के बराबर है। तो आपको इसकी ऊंचाई यानी कि एच आपको पता करना है। तो डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, माना कमरे की त्रिज्या और ऊंचाई को मान लें। त्रिज्या को हमने मान लिया आर और ऊंचाई को हमने मान लिया एच। एच ही आपको निकालना है, आर नहीं निकालना है। अब प्रश्नानुसार प्रश्न कह रहा है कि इसका जो व्यास है यानी कि 2r मैक्सिमम ऊंचाई के बराबर है, यानी h प्लस आर के बराबर है। ठीक, ध्यान से समझिएगा। व्यास यानी 2r, मैक्सिमम ऊंचाई यानी h प्लस आर। तो यहां से आपको देखो एक संबंध मिलेगा r और h में। r को एक साइड में ले आओ तो हो गया h, यानी r बराबर आ गया h। कोई दिक्कत, इसको आप रखे रहो, कहीं ना कहीं जरूरत पड़ेगी। अब जो दिया गया है वो है आयतन। आयतन, कमरे का आयतन आपको दिया गया है, यानी वॉल्यूम कितना है, 48,510 मीटर क्यूब। अब बताओ इस कमरे का आयतन कैसे निकलेगा। इसमें कौन कौन सी आकृति आपको दिख रही है। एक तो बेलन दिख रहा है, तो बेलन का आयतन हो गया इतने भाग का आयतन। ऊपर अर्धगोला दिख रहा है तो अर्धगोले का आयतन, यानी बेलन के आयतन में अगर हम अर्धगोले के आयतन को जोड़ देंगे तो पूरे कमरे का आयतन निकल आएगा। ठीक, तो कमरे की आयतन की जगह पर हमको क्या लिखना है, बेलनाकार भाग का आयतन यानी कि पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का आयतन यही तो होता है, प्लस इस गुंबद का आयतन यानी अर्धगोले का, गोले का होता है 4/3 पाई आर क्यूब, तो अर्धगोले का होता है 2/3 पाई आर क्यूब, बराबर हो जाएगा 48,510। अब देखो हमको निकालना है h का मान, तो r से कोई मतलब है नहीं, तो r की जगह पर h रख सकते हो क्योंकि r बराबर h है। इसको चाहो तो समीकरण 1 मान लो। जहां जहां r है वहां वहां h रखो क्योंकि हमको h का ही मान पूछा गया है। तो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर की जगह हो गया एच स्क्वायर इंटू एच प्लस 2/3 पाई, ये भी आर की जगह हो गया एच क्यूब बराबर 48,510। ये भैया हो गया आपका पाई एच क्यूब प्लस 2/3 पाई एच क्यूब, सबको एच में बदल लिया 510। अब इसको जोड़ लो, 3 एकम 3 और 3 और 2 5, 5 पाई एच क्यूब बटे 3 बराबर 48,510। अब इसमें आप पाई का मान रख सकते हो, तो हो जाएगा 5/3 पाई का मान 22/7 इंटू एच क्यूब बराबर 48,510। ठीक, अब h आपको निकालना है तो h क्यूब को एक साइड में कर लो, बाकी सब पक्षांतर करके उधर लेके चले जाओ। 48,510 गुणे 3 गुणे 7, नीचे 5 गुणे 22। जो गुणे में था वो भाग में आ गया, जो भाग में था वो गुणे में आ गया। 5 से कट जाएगा क्योंकि लास्ट में 0 है। 5 9 45, 3 5 7 35 और 5 दूनी 10। अब किससे काटोगे, अब 2 से काटो। 2 चौको 8 और 2 8 16, 2 पंची 10, 2 एकम 2, ये हो गया 11। अब 11 से काटो। 11 चौक 44, 4, फिर 11 चौक 44, 11 एकम 11,
यानी एच क्यूब बराबर आ गया 441 गुणे 7 त्रिक 21। अब यहां पर थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात, 41 441 क्या है, ये 21 का स्क्वायर है। देखो अगर यहाँ पर थोड़ा समय बचाना चाहते हो, अगर आपको करना होगा तो पहले आप गुणा करोगे इनका, 441 का 21 से गुणा करोगे, जो गुणनफल आएगा उसका आप घनमूल निकालोगे। लेकिन यहाँ ट्रिक समझो, ये किसका स्क्वायर है, 441 21 का स्क्वायर है और ये 21 और है, इसका मतलब इन दोनों को गुणा क्या आएगा, जो भी है उससे नहीं मतलब है, ये 21 का क्यूब बन रहा है ना, ये 21 का स्क्वायर और ये 21, यानी कि सीधे सीधे एच क्यूब बराबर क्या बन गया, 21 का क्यूब। नहीं बन रहा है, बस ना गुणा करना ना कुछ, डायरेक्ट देखो आ गया एच बराबर, ये आ गया एच का मान। बताओ भाई समझ में आया क्वेश्चन? बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, अगर इसमें जरस भी चूक गए तो ये फिर फंस जाएगा क्वेश्चन। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, ये हो गया पहला आज का। दूसरा क्वेश्चन देखो, थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि 20 क्वेश्चन करने हैं, ठीक, थोड़ा जल्दी जल्दी समझिएगा आप लोग। अगर हम स्पीड से कर सकते हो तो आप स्पीड से समझ भी लेना, ठीक। अगला क्वेश्चन है, ये सिद्ध करने वाला है, त्रिभुज का है और ये बहुत बार पूछा गया है। इसमें कहा गया है कि सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा, मान लो एक भुजा ये है, इसका मध्य बिंदु ये है, मध्य बिंदु का मतलब ये दोनों भाग बराबर, और दूसरी भुजा ये है, इसका मध्य बिंदु ये है, मध्य बिंदु मतलब ये दोनों भाग बराबर। इन दोनों मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा यानी ये वाली रेखा, इसको मान लो DE, ये तीसरी भुजा यानी BC के समांतर होगी, यानी जो DE भुजा है वो BC के समांतर होगी, ये आपको प्रूफ करना है। देखो ये भी मस्त क्वेश्चन है, सिद्ध करना है कि त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। कैसा क्वेश्चन? ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अब देखो क्या सिद्ध करना है हमें, सिद्ध करना है, सबसे पहले यही लिख लेंगे, सिद्ध करना है कि DE समांतर है BC के, ये आपको प्रूव करना है। करेंगे कैसे? त्रिभुज ABC में क्या दिया गया है, AB का मध्य बिंदु D है, भुजा AB का मध्य बिंदु क्या है, D है, ठीक। इसलिए ये दोनों भाग बराबर होंगे, AD बराबर होगा BD, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि AD बटे DB, चलो DB कर लो, क्या दिक्कत है, बराबर 1। ये बन गया आपका समीकरण। ये मध्य बिंदु है यानी ये दोनों भाग बराबर, और दोनों भाग बराबर मतलब इनका इनका भाग करोगे तो 1 आएगा। इसी प्रकार भुजा AC का मध्य बिंदु E है, AC का मध्य बिंदु कौन सा है, E है। अब ये अगर मध्य बिंदु है तो ये दोनों भाग बराबर होंगे, इसलिए AE बराबर होगा EC के, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हो कि इनका इनका जब भाग करोगे तो 1 आएगा, यानी अनुपात 1 आएगा। ये बन गया आपका समीकरण
2। अब समीकरण 1 और 2 को ध्यान से देखो। समीकरण 1 व 2 से क्या मिलेगा आपको? AD बटे DB बराबर 1 है, AC बटे EC बराबर भी 1 है, यानी इन दोनों समीकरणों का एक साइड बराबर है तो दूसरा साइड ऑटोमेटिक बराबर होगा। तो क्या मिलेगा आपको? इन दोनों समीकरण से हमें मिलेगा AD बटे DB बराबर AE बटे EC। ये हमें मिल गया भाई। और ये मिला, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, थेल्स प्रमेय याद करो। थेल्स प्रमेय ये कहती है कि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा, किसी त्रिभुज की एक भुजा के, मान के चलो अगर ये BC भुजा हम ले और इसके समांतर कोई रेखा खींची जाए तो वो अन्य दोनों भुजाओं को जिन बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है वे बिंदु उन रेखाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हैं। ये है थेल्स प्रमेय। यानी अगर ये समांतर है तो AD बटे DB बराबर होगा AE बटे EC। ये है थेल्स थ्योरम। मतलब कि अगर ये दोनों समांतर तो इनका अनुपात बराबर होगा इनका अनुपात। ये थेल्स प्रमेय कहती है। इसका उल्टा कर लो, थेल्स प्रमेय का विलोम, कि अगर इनका अनुपात बराबर है तो ये समांतर होगी। थेल्स प्रमेय का विलोम ये कहता है, तो यहां पर लगेगी थेल्स प्रमेय की विलोम, कि अगर AD और DB का अनुपात बराबर है AE और EC के अनुपात के, इनके तो इसका मतलब क्या हुआ? थेल्स प्रमेय का विलोम, ये दोनों समांतर होंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे इसलिए इनका अनुपात बराबर आया कि नहीं आया? आ गया। इसका मतलब क्या हुआ? DE और BC समांतर है, DE समांतर है BC के। यही आपको सिद्ध करना था। अब आगे लिख देना, थेल्स प्रमेय के विलोम से। ये बात आई कहां से? के विलोम से, थेल्स प्रमेय का उल्टा। हेंस यही आपको सिद्ध करना था। देखो एक और मस्त क्वेश्चन आपके लिए, और ये आपका तैयार हो गया हो अच्छे से। किसी को कोई दिक्कत? ये त्रिभुज का है, और सबसे ज्यादा दिक्कत अगर आती है आप लोगों को तो त्रिभुज में आती है या तो वृत्त में आती है। अब बताओ, ये त्रिभुज का आपको थेल्स प्रमेय भी हम करवा देंगे, वो भी आपको अच्छे से याद हो जाएगी, क्योंकि उसकी प्रूविंग थोड़ा सा टफ है। तो 2 क्वेश्चन आपके हो गए। अब आ जाओ 3 नंबर पे। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। ये 20 क्वेश्चन अगर आप तैयार कर लो तो आपके पेपर में बहुत सारे काम आएंगे। चलो भाई, 3 नंबर क्वेश्चन हमने लिया है प्रायिकता से। प्रायिकता में 2 पासों को एक साथ फेंका जाता है, एक साथ ठीक। एक पासे पर कितने अंक होते हैं? 1 से लेकर 6 तक। तो दूसरे पर भी 1 से लेकर 6 तक होंगे। तो जब भी 2 पासों वाला कोई क्वेश्चन आए तो आपको कुल परिणाम के लिए एक टेबल बना लेनी है। अगर ये बना लेंगे तो सारे क्वेश्चन आपके 2 पासों वाले हो जाएंगे। कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, सबके आंसर इसी में आपको मिल जाएंगे, क्योंकि एक पासे पर होते हैं 6 परिणाम। तो 2 पासों को अगर हम फेंकेंगे तो होंगे 6 गुणे 6 यानी 36 परिणाम। पहले पर हो जाएगा 1 तो दूसरे पर भी 1 आएगा,
इसी तरह से अगर एक पर एक होगा तो दूसरे पर दो होगा, ये पांचे हुए, एक तीन, एक चार, एक पांच और एक छः। देखो इस तरह से आपको ये टेबल बना लेनी है। इसी तरह से फिर दो एक होगा, फिर दो दो होगा, दो तीन, दो चार, दो पाँच और दो छः, तीन एक, तीन दो, तीन तीन, तीन चार, तीन पाँच, तीन छः, चार एक, चार दो, चार तीन, चार चार, चार पाँच, चार छः, पाँच एक, पाँच दो, पाँच तीन, पाँच चार, पाँच पाँच, पाँच छः, है ना। इसी तरह से दोनों मिला के हमको करना है, तो दोनों पासों पर जो अंक आएंगे उनको लिख लेंगे तो कुल परिणाम हमें पता चल जाएंगे। अगर एक पर 6 आएगा तो एक पर एक आ सकता है, 6 2 आ सकता है, 6 3, 6 4, 6 5 और 6 6। ठीक, तो कुल कितने परिणाम हो गए? 36 परिणाम। दो पासों वाला कोई भी क्वेश्चन आएगा आपको ये टेबल जरूर बनानी है। अब फिर सारे क्वेश्चन आपके इसी में हो जाएंगे, सबके उत्तर इसी में छिपे हुए हैं। ठीक, अब देखो फीका जाता है तो कुल परिणाम कितने होंगे? कुल परिणाम एक पासे पर 6, दूसरे पर भी 6, यानी कि 36। एक चीज आपको पता चल गई कि दो पासों को एक साथ फेंकने पर कुल 36 रिजल्ट आपको मिलेंगे। अब घटना कौन सी है? पहला देखो इसका पार्ट जो क्वेश्चन करना है वो कह रहा है कि दोनों पर समान अंक हो, तो इसको हम घटना मान लेंगे। माना घटना E1। E1 घटना क्या है? दोनों पर, दोनों पासों पर मतलब है दोनों पर समान अंक। ई मतलब होता है इवेंट, इवेंट मतलब घटना। ठीक, तो जो पहला क्वेश्चन वो कह रहा है कि दोनों पर समान अंक हो, उसकी प्रायिकता बताओ, तो इसको हमने क्या मान लिया? घटना E1, यानी ये पहली घटना मान लो। अब हमको ये देखना है कि इस घटना के अनुकूल कितने परिणाम होंगे। कुल परिणाम तो आपको पता 36 है। दोनों पासों पर समान अंक वाले इसी में ढूंढ लो, आराम से ढूंढ सकते हो, अब कोई दिक्कत नहीं होगी। समान अंक ढूंढो, एक ये हो गया, एक एक समान अंक, दो दो, तीन तीन, चार चार, पाँच पाँच, छः छः, केवल 6 परिणाम है। तो इसके अनुकूल कितने? E1 के डायरेक्ट फार्मूला लगाएं, तो प्रायिकता आपको निकालनी किसकी? इसकी प्रायिकता, यानी P से हो गया प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी, और किसकी? E1 की। तो PE1 बराबर क्या होगा? E1 के अनुकूल परिणाम, यानी जो E1 घटना है, देखो ऊपर लिखिए तो बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। E1 के अनुकूल परिणाम बटे सभी संभव परिणाम, या कुल परिणाम डायरेक्ट लिख दो, ज्यादा लंबा सेंटेंस नहीं। कुल परिणाम ऊपर लिखा है, देखो ये कुल परिणाम। अब देखो क्वेश्चन कितना आसान हो गया आपका। PE1 घटना E1 के अनुकूल कितने? 1 2 3 4 5 6, ये 6 परिणाम ऐसे हैं जो इस घटना के अनुकूल हैं, यानी दोनों पर समान अंक हैं। तो कितने हो गए? 6, और कुल हमने पहले बता दिया था 36, कट गया तो यह आ गया PE1 बराबर 1/6। कोई दिक्कत किसी को? दूसरा क्वेश्चन क्या है इसी में? इसी में 2-3 क्वेश्चन आ जाते हैं, तब ये आता है 6 नंबर में। दोनों पर अंकों का योग 7 है, तो इसको घटना E2 मान लो। माना घटना E2 दोनों पर, यानी दोनों पासों पर अंकों का योग 7 है। ठीक, अब ये वाले ढूंढो, योगफल 7 वाले कितने परिणाम होंगे। इनको मिटा दे थोड़ी देर के लिए, जिससे कि ये डिस्टर्ब ना करें। चलो भाई ढूंढो
ऐसे परिणाम आपको ढूंढने हैं जिनमें योगफल 7 हो। तो पहला तो हो जाएगा 6 और 1 7, 1। फिर हो जाएगा 5 और 2 7, ठीक। फिर हो जाएगा 3 और 4 7। फिर हो जाएगा 4 और 3 7। फिर हो जाएगा 5 और 2 7। फिर हो जाएगा 6 और 1 7। इसके अलावा कोई हो तो बता दो। ये भी आएगा 1/6, क्योंकि इसमें भी परिणाम कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, और कोई तो नहीं 7 आ रहा है, और आएगा नहीं 4 3 7, 3 4 7। तो अब देखो इसकी प्रायिकता P(E2), तो लिखेंगे E2 के अनुकूल परिणाम। फार्मूला सिर्फ एक है, यही फार्मूला याद रखो, सारे क्वेश्चन आपके आराम से लग जाएंगे। तो P(E2) बराबर क्या होगा भाई बोलो, 6/36, ये भी आ जाएगा P(E2) बराबर 1/। तो 2 पासों वाला कोई भी क्वेश्चन आए, डायरेक्ट आप इस टेबल को बना लो और फिर आराम से बैठ जाओ कि चाहे जो क्वेश्चन पूछा जाए, अंकों का योग 7 हो, अंकों दोनों का योगफल 9 हो, 5 से छोटी हो, 5 से बड़ी हो, कुछ भी हो, सब कुछ इसी में मिलेगा आपको, ठीक। तो 2 पासों वाला क्वेश्चन ये टेबल जरूर बनाना, ठीक। अब आ जाओ भैया एक और क्वेश्चन। अब हम लोग बात करेंगे समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक की। मीन, मीडियन, मोड। अगर आपने ये 3 क्वेश्चन तैयार कर लिए तो ये मान के चलो कि 4 और 6 नंबर में 100% इनमें से कोई एक आएगा जरूर। हो सकता है 2 आ जाए, कभी कभी समांतर माध्य भी आता है, माध्यिका भी आती है, कभी कभी माध्यिका बहुलक आ जाता है। तो ये 3 क्वेश्चन आप अच्छे सीख लो आज, इनमें से कोई ना कोई जरूर आएगा। क्या हो गए 3। चौथा क्वेश्चन, सबसे पहले समांतर माध्य वाला हम लोग करेंगे। देखो समांतर माध्य आपके जो सिलेबस में है वो वर्ग अंतराल वाला है, ठीक। वर्ग अंतराल बारंबारता। तो देखो क्वेश्चन जो आपका दिया गया होगा उससे आप आराम से टेबल तो बना ही सकते हो, इसको बनाने में कोई दिक्कत नहीं, ठीक। क्योंकि जैसे क्वेश्चन दिया गया है वैसे आपको उतार लेना है। वर्ग अंतराल और बारंबारता, ठीक। तो वर्ग अंतराल है 0 से 10 और यह 40 से 50 तक, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50 तक। बारंबारता 5, 18, 15, 16 और 6, इतने क्वेश्चन में दिया गया होगा। बस वर्ग अंतराल दिया गया होगा और बारंबारता दी गई होगी, सीधे सीधे आपसे कहेगा समांतर माध्य निकालो। तो समांतर माध्य निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखो तीनों चीज आपको समझा देंगे आज, आपके तीनों तैयार हो जाएंगे, इसमें आपको दिक्कत कोई नहीं आएगी। समांतर माध्य निकालने के लिए आपको सबसे पहले मध्यमान निकालना पड़ेगा। देखो 2 संख्याएं यहाँ पर 0 है और 10 है, यहाँ पर बारंबारता 1 है। अगर हम 0 को लेकर चल रहे हैं तो 10 को दिक्कत होगी, 10 को लेकर चल रहे हैं तो 0 को दिक्कत होगी। इसी तरह 10 और 20 में अगर 10 को लेकर चल रहे हैं तो इनको दिक्कत, इनको लेकर तो इनको दिक्कत। इसलिए दोनों को ना लेकर
इनके बीच वाले मान को लेके चलेंगे। तो इन दोनों के बीच का मान, इन दोनों के बीच का मान, इन दोनों के बीच का मान यानी मध्यमान, क्या निकालेंगे? मध्यमान। और मध्यमान को हम मान लेंगे x, और बारंबारता को सब लोग जानते हो f, ये क्या है? f। ठीक, 0 से 10 का मध्यमान होगा 5, 10 से 20 के बीच का मान होगा 15, 20 से 30 के बीच का मान होगा 25, 30 से 40 के बीच का मान होगा 35, और 40 से 50 के बीच का मान होगा 45। इतना काम कर सकते हो। फिर अब समझ लो आपका काम हो गया। देखो, वर्ग अंतराल से हमने निकाल लिया मध्यमान, अब वर्ग अंतराल का काम खत्म। अब वर्ग अंतराल से आपको कोई मतलब नहीं। अब मतलब किससे है? f और x से। इन दोनों का गुणा करा देंगे, f और x का आपस में मल्टीप्लाई, बस और कोई काम नहीं करना है। 5 का 5 से गुणा 25, 15 का 18 से, तो 18 पंचे 90, और 18 एकम 18 और 9 27, 15 पचे 75, और 15 दूना 30, और 7 37, 16 पंचे 80, और 16 तिया 48, और 8 56, 6 पंचे 30, और 6 चौक 24, और 3। इतना काम आपको करना है समांतर माध्य अगर निकालना हो तो। यहां तो कोई दिक्कत? वर्ग अंतराल बारंबारता आपको दी गई होगी। वर्ग अंतराल से निकालना है मध्यमान यानी बीच का मान, वो हो गया x, बारंबारता है f, इन दोनों का गुणा कराया हो गया fx। अब टोटल कर लो, बारंबारता का टोटल होता है n, जोड़ो 15, 5 और 8 13 है ना, 13 5 18, 18 और 6 24, 24 6 30, हाथ आए 2, 2 1 3, 3 1 4, 4 1 5, n बराबर आ गया 50। अब इधर का fx का जोड़ लो, तो इसको हम लिखेंगे सिग्मा fx। इसको सिग्मा f भी लिख सकते हो, जरूरी है कि n लिखो, आप सिग्मा f भी लिख सकते हो। इसे देखो, fx का टोटल सिग्मा fx, f का टोटल सिग्मा f। चलो हम fx लिखेंगे, इसको n लिखेंगे, n अच्छा लग रहा है। 5 5 10, हाथ आए 1, 1 और 2 3, 3 7 10, 10 7 17, 17 6 23, और 23 और 7 30, हाथ आए 3, 3 2 5, 5 5 10, 10 3 13, 13 2 15। चेक कर लो सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब क्या निकालना है? समांतर माध्य यानी x बार। फार्मूला होता है सिग्मा fx अपान n। सिग्मा fx 1500 और n है 50, 0 से 0 कट गया, 5 एकम 5, 5 तिहाई 15 यानी 30। यही क्वेश्चन 4 नंबर में भी आएगा, यही कभी कभी 6 नंबर में भी आता है। बताओ भाई, कोई दिक्कत? समांतर माध्य में कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाओ माध्यिका कैसे करेंगे वो भी समझ लो। क्वेश्चन नंबर 5, माध्यिका में भी आपको ये 2 चीजें दी गई होंगी, इसी का यूज कर लें, बार बार क्यों बनाएं। वर्ग अंतराल और बारंबारता। थोड़ा बड़ा कर ले, अच्छा चलो, क्योंकि इसमें वर्ग अंतराल में बड़ी संख्या है।
वर्ग अंतराल दिया गया होगा और बारंबारता। समांतर माध्य से ज्यादा इंपॉर्टेंट है माध्यिका। देखो भाई, वर्ग अंतराल है 100 से 150, 150 से 200, 50 का अंतर है, 200 से 250, 250 से 300 और 300 से 350, यानी कि 350। ये वर्ग अंतराल। और बारंबारता है 4, 5, 12, 2 और 2। ये है माध्यिका वाला क्वेश्चन। वर्ग अंतराल दिया गया है और बारंबारता दी गई है, आपको माध्यिका निकालनी है। ठीक, तो देखो माध्यिका निकालने के लिए आपको कुछ और करना पड़ेगा। समांतर माध्य निकालने के लिए आपने क्या निकाला था? मध्यमान। लेकिन माध्यिका निकालने के लिए आपको बारंबारता को कलेक्ट करना है, यानी इनका संचय करना है। संचयी बारंबारता क्या करना है? संचयी बारंबारता निकालना है बस। तो माध्यिका के लिए अभी लास्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताएंगे। बारंबारता को इकट्ठा करना है और उसको कहेंगे हम संचयी बारंबारता। कौन सी बारंबारता? संचयी बारंबारता। कुछ नहीं करना है, सिर्फ इकट्ठा करना है, एक एक को कलेक्ट करते चले जाओ। चलो पहले उठाएंगे 4 को। 4 को ले लिया हमने, कलेक्ट करो। अब 4 में ये मिला दो, 4 में मिलाओ 5, 4 5 9 हो गया। अब ये वाली उठाओ, 12 उसमें मिलाओ तो 12 और 9 21 हो गया। अब 2 को मिलाओ, 21 और 2 23 हो गया। फिर 2 मिलाओ, 23 और 2। बताओ भाई, संचयी बारंबारता में कोई दिक्कत तो नहीं? सिर्फ बारंबारता को कलेक्ट करते चले जाना, एक एक को उठा के जोड़ना है। 4, फिर 4 5 9, 12 9 21 और 21 2 23, 23 2 25। बारंबारता का टोटल n, ये आपको पहले से पता है। जहां भी बारंबारता उसका टोटल n ही होगा। 4 5 9 9 2 11, 11 2 13, 13 2 15, आता है 1, 1 और 1। अगर यहां और यहां दोनों आपस में मैच कर रहे हैं, इसका मतलब समझ लो यहां तक की प्रक्रिया आपकी एकदम सही है। संचयी बारंबारता के लास्ट वाला पद 25 और n का मान अगर ये दोनों बराबर आ रहे हैं, इसका मतलब इतना जो काम आपने ये लिखा पढ़ा है वो एकदम सही है। अब देखो, अब जो काम करना है वो है माध्यिका पद। माध्यिका पद निकालेंगे और माध्यिका पद का सूत्र होता है n/2वां पद। कौन सा? n/2वां पद। n का मान है 25, 25/2वां पद। तो ये कितना आ जाएगा? 12 दूना 24, यानी 12.5वां पद। अब ये 12.5 मतलब हुआ, 12.5 का मतलब 12.5। अब इसमें आपको देखना है कि किस में आएगा। 4 में 12.5 वाला नहीं आएगा, 9 भी इससे कम है यानी इसमें भी नहीं होगा, 21 में आएगा। 12.5 किस में आएगा? 4 में नहीं आएगा, 9 में नहीं आएगा, 21 में आएगा। ठीक, किस में आएगा? 21 में। तो बस अब हमको मिल गई कौन सी लाइन? ये वाली, कि जो माध्यिका पद है वो इस वर्ग अंतराल में होगा कहीं ना कहीं। यहां लिख लेंगे जो कि किस वर्ग अंतराल में? 200 से 250 में, जो कि वर्ग अंतराल
200 से 250 के अंतर्गत है। ठीक, माध्यिका पद से सिर्फ यही पता करना था कि जो माध्यिका पद है वो किस वर्ग अंतराल में है। अब वर्ग अंतराल आपको मिल गया कौन सा, 200 से 250। वर्ग अंतराल का मतलब क्या होता है, एक लिमिट, यानी कि सीमा, कहां से कहां तक, 200 से 250 तक एक लिमिट है। तो जो छोटी संख्या होती है उसको कहते हैं लोअर लिमिट, इसको L1 से प्रदर्शित करते हैं, और जो बड़ी होती है वो अपर लिमिट यानी उच्च सीमा। ये निम्न सीमा, वो उच्च सीमा। कभी कभी 1 नंबर क्वेश्चन ये भी आता है कि इस वर्ग अंतराल की निम्न सीमा बताओ। तो निम्न सीमा 200, उच्च सीमा 250। अगर कहे निम्न सीमा उच्च सीमा का अंतर बताओ तो इनको घटा लेना, 1 नंबर क्वेश्चन आपका हो गया। तो यहां से जो हमको वर्ग अंतराल मिला कि जो माध्यिका पद है वो इसमें आ रहा है, तो हमको L1 L2 मिल गया। ये हो गया L1, ये हो गया L2, और इसी लाइन में जो बारंबारता है वो हो गया F। देखो 3 चीजें मिल गई, लोअर लिमिट निम्न सीमा L1, उच्च सीमा L2, उसी लाइन में बारंबारता F, और F से पहले वाली जो संचयी बारंबारता वो मिल गई आपको C। यानी इसको जोड़ने से पहले कितने लोग मिल गए, L1 आपको मिल गया 200, L2 मिल गया 250, F मिल गया 12, C मिल गया 9 और N मिल गया 25। इतने लोग मिले। अब इनको लिख लेंगे पहले, कौन कौन लोग मिले हमें। L1 है 200, L2 है 250, F है 12 और C है 9, N है 25। अब हम लगाएंगे फार्मूला माध्यिका वाला, और ये फार्मूला सबको याद होना चाहिए। माध्यिका यानी ME, ME मतलब मीडियन, और फार्मूला होता है L1 प्लस L2 माइनस L1 अपान F इंटू N/2 माइनस C। ये फार्मूला सबको याद होना चाहिए। क्या है फार्मूला, एक बार बोलो सभी लोग साथ में। माध्यिका बराबर L1 प्लस L2 माइनस L1 अपान F इंटू N/2 माइनस C। मान रख दो भैया, बस काम बन जाएगा। L1 कितना है 200, L2 250 माइनस 200, F कितना है 12, N कितना है 25/2 और C कितना है 9। ठीक, ये हो गया 200 प्लस घटाओ 50/12। ठीक, इधर कितना आएगा, ये जब काटोगे तो हो जाएगा 12.5 माइनस 9। तो ये कटेगा ना, काटो। 200 प्लस 50/12 घटाओ कितना आएगा 9 3 12 यानी 3.5। अब गुणा करा दो, 200 प्लस 5 से गुणा कराओ तो 0, 5 तिहाई 15 और 5 पचे 25 और 5 ते 15 और 2 17.1 अंक पे, यानी 0 का काम खत्म बटे 12। ठीक, अब 12 से कटेगा ये, 12 एकम 12, 5 17, 12 5 पूरा नहीं कटेगा ये। चलो 10 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं।
यहाँ पे 50 सही है। 250 से 200 घटाएंगे तो 50/12, 12.5, 12 कम 12, 5, 55, 12 चौक 48। कितना आएगा? भाग करके बताओ भाई। 216 किसका आ गया भाई? इसका भाग करके बताओ। 175, 5 पचे 25, 5 3 15 और 2 17, 175 ही तो आएगा। एक 175 में 12 से भाग करो। चौदह दशमलव कुछ आना चाहिए। करो भाई, इतने सारे लोग बैठे हो, सब लोग भाग करके बताओ कितना आएगा भाई, हम जोड़ दें। सोलह कैसे आ गया? यस, जेमिनी का देखो आया 14.583 है ना। 14 के बाद अब करो 14.66। सबका अलग अलग क्यों आ रहा है भाई? सबकी कैलकुलेशन वैसे है, माशाअल्लाह। 14 हम किसकी मान ले? जेमिनी माने कि आदित्य की माने? एक लोग और कोई बता दो। लो, प्रतिज्ञा का 14.7 आ गया। 14.583 राम राव। दो लोगों का सही है, दो लोग का एक जैसा आ गया, समझ लो सही है ना। वेरी गुड। 14.58। और किसी का? रामेंद्र का 14.53। सबका अलग अलग आ रहा है। चलो ठीक है, यानी कि 200 में जोड़ो तो 214.58। ये आ गई माध्यिका। मेन बात है कि आपको पूरा प्रोसेस समझ में आया कि नहीं आया। माध्यिका निकालने का जो पूरा मेथड है वो समझ में आना चाहिए। ये काम तो कर ही सकते हो बाद में। ठीक, अब आ जाओ, बहुलक भी लगे हाथ निकाल लो। बहुलक, और यहां पर एक बात अभी आपको हम बताएंगे बहुत मजेदार। माध्यिका और बहुलक और समांतर माध्य, इसमें एक इंटरेस्टिंग फैक्ट हमने निकाला, अभी ध्यान से देखना। जिन लोगों ने पढ़ा है उनको समझ में पता होगा। बहुलक के लिए देखो क्या करना है। बहुलक का है 0 से 30, 30 से 60, 60 से 90, 90 से 120 और 120 से 150। बारंबारता है 5, 6, 9, 6, 7। ठीक, अब जो इंटरेस्टिंग बात बताने जा रहे हैं वो ध्यान से सुनो। कितने लोगों ने ये चीज नोट करी है या नहीं करी है बताइएगा। ठीक, सबसे पहले आपने किया समांतर माध्य का क्वेश्चन। ठीक, बहुत ध्यान से सुनो। समांतर माध्य यानी कि मीन का क्वेश्चन। उसमें आपने 1, 2, 3, 4 वर्ग अंतराल, बारंबारता, मध्यमान और एफएक्स 4 कॉलम बनाए। फिर आपने किया मीडियन का,
उसमें वर्ग अंतराल और बारंबारता और संचयी बारंबारता, सिर्फ 3 कॉलम। इसको याद रखना, आपको बढ़िया याद रहेगा। अब आ गया मोड यानी बहुलक, केवल 2 कॉलम। ये बताओ फैक्ट कितने लोगों ने पहले नोट किया, इससे पहले ये बात किसी ने नोटिस की? समांतर माध्य में 4 कॉलम, माध्यिका में 1 कम हो गया, सिर्फ 3 कॉलम। बहुलक में वो भी खत्म, सिर्फ 2 कॉलम। जैसे क्वेश्चन दिया है वैसे लिखना है, ना तो आपको मध्यमान निकालना, ना संचयी बारंबारता, कुछ नहीं करना है, और ना नीचे टोटल करना है, कुछ करना ही नहीं है। जैसे क्वेश्चन आएगा बहुलक वाला, अब दुआ करो कि बहुलक वाला ही आए। इसमें ना टोटल करना है, ना संचयी बारंबारता, कुछ नहीं करना है। वेरी गुड। देखो जैमिनी ने ईमानदारी से बता दिया कि ये बात नोटिस नहीं की, और ये बात फैक्ट है। देखो अब देखो इसमें करना फिर क्या है? अगर ये सब नहीं करना है तो कुछ तो करना होगा। करना ये है, बहुलक उससे कहते हैं जिसकी बारंबारता सर्वाधिक हो। ठीक, ये याद है कि नहीं? जिस चर राशि की बारंबारता सबसे अधिक हो उसे बहुलक कहते हैं। अब लेकिन यहाँ पर वर्ग अंतराल है, अगर कोई एक संख्या होती तो डायरेक्ट बता देते। अगर इसे यहाँ पर होता मान लो 9, बारंबारता सबसे ज्यादा किसकी 9 है, यहाँ 90 सिर्फ होता तो बहुलक हो जाता 90, क्योंकि 90 की बारंबारता सर्वाधिक है। लेकिन यहाँ है वर्ग अंतराल, तो इनके बीच में कुछ होगा, किसी एक को बता नहीं सकते, तो फार्मूला लगाएंगे। तो सबसे पहले आपको फार्मूला पता होना चाहिए बहुलक का। ये पे लिख दें, लिख लें, उसे मान रख लेंगे। ठीक, बहुलक बराबर होता है L प्लस F1 माइनस F0। अगर आपने ऊपर वाला ये याद कर लिया है, ऊपर वाला F1 माइनस F0 याद कर लिया है, तो नीचे वाला भी आपको याद हो जाएगा, क्योंकि यही उठा के नीचे रख लो, F1 माइनस F0। ठीक, देखो दोनों सेम याद करने का तरीका बता रहे हैं। ऊपर F1 माइनस F0 वही कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर लिया। अब इसमें बढ़ाना क्या है, 2 से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 2F1, और फिर इसमें माइनस कर देंगे F2। इतना बढ़ा लेना है बस। क्रम आपको याद रहेगा कि F1 माइनस F0 तो F1 माइनस F0 ही होगा। इससे आप फार्मूला कभी भूलोगे नहीं। विनोद वर्मा ने आंसर भी बता दिया कि 70 आएगा। वेरी गुड। इनटू H। अब ये सब लोग आएंगे कहां से? तो यहां देखो सर्वाधिक बारंबारता ये है 9, तो क्या करेंगे, चूंकि सर्वाधिक किसकी है, इस वर्ग अंतराल की है। वर्ग अंतराल कौन सा, 60 से 90 वाला की बारंबारता सबसे अधिक है। क्या है, सर्वाधिक है, इसलिए 60 से 90 ये क्या है, ये बहुलक वर्ग है। जिस वर्ग अंतराल की बारंबारता सर्वाधिक हो वो बहुलक वर्ग, और उसी को हम नंबर 1 पे रखेंगे। उस बारंबारता को कहाँ रखेंगे, नंबर 1 पे। तो ये हो गया आपका F1। अब इसके बाद वाला जाहिर सी बात है होगा F2, और उसके पहले वाला होगा F0। देखो तीनों लोग मिल गए आपको, F1 भी मिल गया, F2 भी मिल गया, और F0 भी मिल गया। याद करने का तरीका, जिस वर्ग अंतराल की बारंबारता सर्वाधिक हो वो बहुलक वर्ग होगा, और वही बारंबारता जो सबसे बड़ी हो वो नंबर 1 पे रहेगी। नंबर 1 मतलब 1।
यानी ये F1 हो गया, और F1 अगर आपका क्लियर हुआ तो उसके बाद वाला F2 होगा, उसके पहले वाला F0 होगा, इसमें कोई डाउट नहीं। L कौन होगा? इसकी जो निम्न सीमा है यानी 60, और इन दोनों का जो अंतर है वो h होगा। तो देखो यहाँ पर मान लिख ले पहले, L बराबर हो गया 60, ठीक, और F0 कितना है? 6, F1 कितना है? 9, F2 कितना है? 6, और h यानी इनका गैप कितना है? 30। बस सारे मान तो पता चल गए। अब ये मान आपको रखना है बस। L 60, F1 9, F0 6, 2F1 2 गुणे 9 -6 इंटू 30, ये हो गया 60 प्लस घटाओ 3, ये हो गया 9 दूनी 18 माइनस 6 और 6 12 गुणे 30, तो 60 प्लस 3 बटे कितना आएगा? 6 और गुणे 30, तो 6 पंचे 30, 60 प्लस 5 तिहाई 15, यानी कि ये आ गया बहुलक। देखो ऋषिका का भी आ गया है 75, विनोद ने 70 बताया था भाई बिना हल करे। अब इनको बुला के लाओ, कहाँ गए? प्रतिज्ञा ने भी कहा था 70 आएगा, ये लोग बिना हल करे बता रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि इसके बीच का मान आपने बता दिया हो। 70 वाले वापस आओ जल्दी से, और अपने अपनी गलती मानो फटाफट, और चेक करो कहाँ से आपका 70 आया। बुलाओ भाई लोगों को, कहाँ गए? विनोद वर्मा, प्रतिज्ञा, ठीक। तो अब बताओ समांतर माध्य माध्यिका बहुलक में कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, कोई बात नहीं। सॉल्व किया, गलत हो गया, नो प्रॉब्लम। चलो भाई 6 हो गए। 7 नंबर देखो, सात नंबर क्वेश्चन में एक चित्र बना है कुछ इस तरह से। एक चतुर्थांश का चित्र है, और इसमें इसका नाम है PQ OPQ, OPQ, और इसमें एक वर्ग बना है, इस तरह से। ये एक वर्ग है ABC, ये वर्ग है। इसकी एक भुजा 20 सेंटीमीटर है, ये भी 20 होगी, है ना। तो आपको इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। यही चैप्टर इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। अब इसमें देखो एक त्रिज्यखंड आपको दिख रहा है, चतुर्थांश मीन्स त्रिज्यखंड, और एक वर्ग दिख रहा है। तो पूरे त्रिज्यखंड से
अगर हम इस वर्ग के क्षेत्रफल को माइनस कर दें तो छायांकित भाग का आराम से आ जाएगा, लेकिन वर्ग का तो निकाल सकते हैं, 20 का स्क्वायर कर लो, वर्ग का क्षेत्रफल आ गया। पूरे त्रिज्यखंड का कैसे निकालोगे? चलो कोण भी आपको पता है 90 अंश का, लेकिन त्रिज्या नहीं पता है, तो त्रिज्या सबसे पहले निकालना। ये काम देखो, ये OB क्या हो जाएगी? इसकी त्रिज्या। और इसको कैसे निकालेंगे? देखो ये 20 है, ये 20 है, तो अब कैसे निकालोगे? चाहे तो समकोण त्रिभुज से निकाल लो। समकोण त्रिभुज OAB में समकोण त्रिभुज है ना, तो पाइथागोरस लगा दो। OAB में पाइथागोरस लगा दो तो OB आ जाएगा। OB कर्ण है, OB का स्क्वायर बराबर होगा OA और AB का स्क्वायर, OA का स्क्वायर प्लस दोनों है 20-20, ये हो गया 400, ये भी 400, यानी कि 800। OB का स्क्वायर 800, तो OB बराबर हो जाएगा √800, यानी OB बराबर 20 √। ये आ गया आपका 20 √। ठीक, अब ये क्वेश्चन आसान हो गया। कैसे? पहले त्रिज्यखंड का निकाल लें, डायरेक्ट चलो करते हैं। छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, या चतुर्थांश का कह लो, चतुर्थांश से भी आप निकाल सकते हो, माइनस वर्ग का क्षेत्रफल। अब चतुर्थांश है तो त्रिज्यखंड, तो त्रिज्यखंड वाला फार्मूला लगा दो, क्योंकि इसका R हो गया ये, थीटा हो गया 90, या फिर पूरे वृत्त के 1/4 से भी कर सकते हो। दो तरीके हमने बताए थे कि अगर चतुर्थांश दिया गया हो तो पूरे वृत्त का 1/4 कर लो तब भी हो जाएगा, और त्रिज्यखंड से करो तब भी हो जाएगा। चलो हम 1/4 करते हैं, 1/4 पाई R स्क्वायर, और वर्ग का हो जाएगा भुजा स्क्वायर। मान रखो 1/4 पाई का मान 22/7, R कितना है 20 √2 माइनस OA 20 का स्क्वायर। चलो भाई, ये कितना हो गया? ऊपर 22 गुणे 800 बटे 4 गुणे 7 माइनस 400। ठीक, कुछ कटेगा? दो सौ। ये हो गया 22 दूना 44 बटे 7 माइनस 400, ये हो जाएगा 4400 माइनस 4 सत्ते 2800 बटे 7, घटाओ 16। इतना आएगा, कटेगा ये 7 से कटेगा नहीं। ये आ गया छायांकित भाग का क्षेत्रफल। ठीक, कोई दिक्कत किसी को? चतुर्थांश का निकालने के लिए आपने क्या निकाल लिया? त्रिज्या, और
आर की जगह पर 20√2 होता है पाई आर स्क्वायर 1/4 कर लिया। तो चतुर्थांश का आ गया। चाहो तो इसमें त्रिज्यखंड वाला भी लगा सकते हो। $6,514, ये तो 1,000 है। भाग करोगे तो 6,000 पहुंच जाएगा। एक 1,600 यानी 1,600 भाग करना है आपको 7 से। बताओ भाई कितना आएगा? दो 400 800 22 गुणे 800 बटे 4 गुणे 7 सही तो लिखा है। 4400 बटे 7, 7 चौक 28, 28 6 34 10 44। चेक करो, दोबारा चेक कर लो। अगर नहीं करना तो यही छोड़ दो, ये भी सही है। आप दशमलव चक्कर में ना पढ़ो। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो। ये हो गया वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल का क्वेश्चन। ठीक, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन, ये सब बोर्ड एग्जाम में आए हैं। अगला देखो, एक भिन्न वाला क्वेश्चन है, ये भी बहुत अच्छा है। 8 नंबर। एक भिन्न का अंश हर से 3 कम है। एक भिन्न का अंश हर से 3 कम है। तो भिन्न का जैसे क्वेश्चन आया, हमने आपको बताया कि अंश को x मान लो, हर को y मान लो, बस और कुछ नहीं करना है। भिन्न का कोई भी क्वेश्चन आए, अंश को x, हर को y, भिन्न बराबर x बटे y, इतना काम तो आपको पहले कर लेना, भले ही क्वेश्चन ना कर पाओ। माना अंश बराबर x, हर बराबर y, भिन्न बराबर हो जाएगी x बटे y। पहली शर्त, पहली शर्त क्या कह रही है कि जो अंश है वो हर से 3 कम है, यानी जो अंश है हर से 3 कम है, ये 3 कम है, इसका मतलब ये 3 ज़्यादा है। इसमें अगर हम 3 जोड़ देंगे तो ये इसके बराबर हो जाएगा, यानी x इधर ले आओ माइनस y बराबर -3, समीकरण 1। दूसरी शर्त, दूसरी शर्त ये है कि यदि अंश और हर में 2 जोड़ा जाता है तो नई भिन्न और मूल भिन्न का योग, 1 मिनट, इसको हम लोग एक चर वाले से करें तो ज़्यादा अच्छा कहीं नहीं। फिर अब जब भिन्न को जोड़ेंगे x + 2 y + 2, ये वाली भिन्न नई वाली होगी और पहले वाली भिन्न है x बटे y, और फिर इनका आपको एलसीएम लेने में दिक्कत होगी तब भी, है ना। या y का मान रख लेंगे, क्या दिक्कत है, चलो कोई दिक्कत नहीं, y का मान रख लेंगे, नो प्रॉब्लम। इसको ऐसे लिखे रखो, अब लिख लिया तो लिख लिया, फिर यानी कि ये समीकरण 1 ही रखो, ठीक, इसमें कुछ ना करो। दूसरी शर्त के अनुसार
दूसरी शर्त कह रहा है कि पहले वाली भिन्न और नई भिन्न कौन सी है? अंश में 2 जोड़ना है और हर में भी 2 जोड़ना है, तो ये नई भिन्न हो गई। इसमें पहले वाली भिन्न को अगर जोड़ा जाए, यानी x बटे वाई को जोड़ा जाए, तो योगफल हो जाता है 29/20। ये चीज है, ठीक। तो अब यहाँ पर प्रॉब्लम हम कह रहे थे कि अगर आपको एलसीएम लेने में हो तो कोई दिक्कत नहीं, समीकरण 1 से यहाँ मान रख लो, जहाँ y है वहाँ पर x + 3 रख दो। समीकरण 1 से y बराबर क्या रख दे? x + 3 रखने पर तो क्या हो जाएगा? x + 2 बटे x + 3 + 2, और ये x बटे x + द्विघात ही बनेगा। इससे अच्छा द्विघात से ही हम लोग कर लेते। तो ऊपर आ जाएगा x + 2, नीचे x + 5 प्लस x, और इधर x + 3 बराबर 29। कोई दिक्कत नहीं, अब लिख लिया तो लिख लिया। ये हो गया x + 5 और x + 3, ये कटेगा, इसका गुणा इससे, इससे ये कट जाएगा, x का गुणा x + 5 से बराबर 29/20। सरल करो, x² प्लस का 2x प्लस का 3x प्लस का 6, इसका करो x² प्लस का 5x, नीचे वाले का करो x² प्लस का 5x प्लस का 3x प्लस का 15 बराबर 29/20। ये हो गया x², 2x², 2 3 5 5 10, ठीक। नीचे कितना आ गया? x² 5 3 8x और प्लस का 15 बराबर 29/20। कैंची गुणा करा दो, ये हो गया 20 दूना 40x², और ये हो गया 20 दहम्मा 200x, इधर हो गया 29x²। 29 का 8 से करा दो, 8 9 72 के 2, और 8 दूनी 16, 16 और 7 23x, ये बड़ा हो गया। 15 का 29 से कराओ, 15 रोइया 135 के 5, 15 दूना 30 और 13। अब सबको एक तरफ ले आओ, 40x² प्लस 200x, आओ भैया सब लोग इधर आ जाओ, 29x² माइनस 200, 32x माइनस 435 बराबर 0। 40 से 29 घटाओ, 11x², ठीक। 200 से 232 घटाओ, माइनस का 32x और माइनस का 400, अब 435 के गुणनखंड करो, ग्यारह और 435 गुणनखंड करके देख लो भाई, शायद बन जाए। 5 5 40, 5 35 55। ये कटेगा नहीं, तो 11 यहाँ पे है, 11 5 55 और ये 87। 87 से 55 घटा के देखो, हाँ आ तो रहा है। इसका मतलब गुणनखंड आपके मिल गए 87 और 55, ठीक। देखो 11 का गुणा कराएंगे इससे, 11 गुणे 435
435 के गुणनखंड हमको मिल गए 5 गुणे 87, 11 भी उसमें जोड़ लो तो 11 गुणे 5 गुणे 87, 11 5 का 55, 87 का होगा नहीं तो 55 गुणे 87 घटाने पर आ गया 32, यही हमको चाहिए था। मतलब 11x² माइनस बड़ी संख्या 87 और प्लस 55 माइनस 435, कॉमन 11, इसमें कुछ कॉमन नहीं होगा, x कॉमन, तो 11x माइनस 87, इसमें कॉमन क्या होगा, दो सौ 32। कुछ तो गड़बड़ हुआ है भाई। क्वेश्चन तो नहीं कहीं गलत हो गया कहीं से। पाँच चलो इसको दूसरे टाइप से करते हैं, है ना, इसको दूसरे टाइप से कर लेंगे। एक बार और ट्राई करके देख लें, अगर नहीं होगा तो कोई बात नहीं, फिर क्वेश्चन में कहीं ना कहीं गलती होगी। देखो इसमें लिखा है कि अंश हर से 3 कम है, तो इस अंश को मान लिया x, हर को मान लेंगे 3 ज़्यादा यानी x प्लस, एक बार ऐसे करके देख ले, है ना, एक चर को मान करके, तो भिन्न क्या हो जाएगी, भिन्न हो जाएगी अंश बटे यानी x प्लस 3, कोई दिक्कत नहीं। भिन्न प्रश्नानुसार अंश में और हर में दोनों में 2 जोड़ा जाता है, तो x प्लस 2 और नीचे भी x प्लस 3 प्लस 2 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, नई भिन्न, इसको कहेंगे नई भिन्न आपकी हो जाएगी x प्लस, बात वही घूम माग वही आ गया, देखो x प्लस 5। अब प्रश्नानुसार अगर अब नहीं होगा तो समझ लो क्वेश्चन गलत है। इनका और इनका योगफल कितना है, 29/20 है। पहले वाली भिन्न x बटे x प्लस 3, देखो वही आ गया कि नहीं आ गया, और ये है x प्लस 2 बटे x प्लस 5 बराबर 29 बटे, ये थोड़ा जल्दी आ गया, उसमें बाद में आया तो वही कुल मिला के, एलसीएम वैसे होगा x प्लस 3 का गुणा x प्लस 5 से, ये इससे कट जाएगा, x का गुणा x प्लस 5 से, और x प्लस 2 का गुणा x प्लस 3 से होगा। फिलहाल तो वही कार्यक्रम चल रहा है। अब क्या होगा, गुणा करा दो, x² प्लस 5x और इधर x² प्लस 2x प्लस 3x प्लस 3 दूनी 6, नीचे x² प्लस 3x प्लस 5x प्लस 5 3 15 बराबर 29 बटे, इसी में कुछ ना कुछ गड़बड़ होगा हमें लग रहा है। अब सरल कर लो थोड़ा, तो हो गया x 2x², 5 2 7 3 10,
नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 5 3 8x प्लस 15 बराबर 29 बटे अब इसका 20 से इसका 29 से फिर वही आएगा, तो 20 दूना 40 एक्स स्क्वायर, 20 दहम 200 एक्स, 29 एक्स स्क्वायर, 29 का 8 से 8 नवा 72 और 8 दूनी 16 और 7 23, देखो वही आ रहा है, और 15 नवैया 135, 135 का 5 हाथ है 13, 15 दूना 30 और 13 वही आया, देखो ठीक। इसी में कुछ ना कुछ गड़बड़ है, पक्षांतर कर लो, 40 एक्स स्क्वायर प्लस का 200 एक्स माइनस का 29 एक्स स्क्वायर माइनस का 232 एक्स माइनस का 435 बराबर 0। सब कुछ तो सेम है, 40 से 29 घटाओ, 29 एक 30 और 10 यानी 11 एक्स स्क्वायर, 200 से 232 घटाओ माइनस का 32 एक्स, ठीक, और माइनस 435 गुणे 11, इसके गुणनफल 5 40 5 सत्ते 35, तो ये 11 पचे 55 और ये 87, 87 माइनस 55 आ तो रहा है लेकिन फिर आगे नहीं बन रहा है, 11 एक्स स्क्वायर माइनस 87 एक्स और प्लस का 55 माइनस 435, ग्यारह एक्स माइनस प्लस का 5 कुछ ना कुछ भाई गड़बड़ है ना। देखो x का मान हम इसलिए यहाँ पर थोड़ा दिक्कत आ रही है कि प्लस में आ ही नहीं रहा है, और प्लस में नहीं आएगा तो भिन्न हम अंश मानेंगे कैसे, ये प्रॉब्लम है। इससे पहले वाले में भी तो यही आया था कि x प्लस 5 आ रहा है ना, ये मेन प्रॉब्लम है। और x प्लस 5 का मतलब x बराबर माइनस 5 आएगा, और माइनस में आएगा तो फिर कैसे मानेंगे। किया है, देखो इनका इनका गुणा किया ना, तो 435 किए दोनों गुणनखंड, और गुणे में 11 भी तो है, तो 11 पचे 55 गुणे 87, 87 से 55 घटाओ तो 32 आ रहा है, ये भी बन रहा है। कुछ ना कुछ गड़बड़ है, चलो इसको छोड़ते हैं फिर आगे बढ़ो। ये क्वेश्चन गलत आ गया कोई। कभी कभी कोई क्वेश्चन गलत छपा होता है ना,
x बराबर 87/11 प्लस में तो आ रहा है, लेकिन यहाँ पर भिन्न नहीं बनेगी, फिर अंश क्या आपका 87/11 होगा। चलो इसको चेक कर लेंगे, ठीक। अगर कहीं कुछ गड़बड़ लिखा होगा, हो सकता है इस 29 और 20 में कुछ गड़बड़ी हो, है ना। चलो इसको आप भी चेक करिएगा, हम भी चेक करेंगे, कुछ गलत है तभी नहीं आ रहा है, नहीं तो आ जाता आराम से। 2 बार हमने किया। चलो 9 और 10 क्वेश्चन आज करेंगे, 10 कल करेंगे, ठीक, क्योंकि ज़्यादा समय लगेगा फिर। यदि बिंदु 4 बिंदु दिए गए हैं और ये समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं, समांतर चतुर्भुज सब लोग जानते हो। मान लो इसको A B C D। A है 1,2, B है 4,y, C है x,6 और D है 3,5। A 1,2, B 4,y, C x,6 और D 3,5 किसके? एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं। इतना दिया गया है, तो आपको x और y का मान बताना है, ठीक। ये भी क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। अब ये भी ना गलत हो जाए, कैसे करोगे बताओ भाई। 4 बिंदु हैं, चारों समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं, तो आपको x और y का मान बताना है। तो देखो कैसे करना है, इसमें बहुत बढ़िया फार्मूला। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। क्या करते हैं? समद्विभाजित करते हैं। यानी कि ये वाला जो बिंदु होगा, इसको अगर हम मान ले O, वो दोनों विकर्ण को 2 बराबर भागों में, यानी ये वाला भाग इसके बराबर होगा, तो ये वाला भाग इसके बराबर होगा। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, यानी 2 बराबर भागों में विभाजित करते हैं। तो बस यही फार्मूला आप लगा दो कि अगर ये समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है तो विकर्ण समद्विभाजित करते हैं। इसका मतलब ये वाला जो बिंदु होगा O, ये AC का भी मध्य बिंदु होगा और BD का भी मध्य बिंदु होगा। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण क्या करते हैं? परस्पर, यानी एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। इसलिए AC का मध्य बिंदु इसलिए विकर्ण AC का मध्य बिंदु यही होगा और यही BD का भी मध्य बिंदु होगा। का मध्य बिंदु, दोनों का मध्य बिंदु यही होगा। किस नियम से? कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो अब मध्य बिंदु वाला फार्मूला लगा दो। इन दोनों का मध्य बिंदु x1 प्लस x2 बटे 2, यानी 1 प्लस x बटे 2, कामा y1 प्लस y2 बटे 2 हो गया। ये AC का मध्य बिंदु हो गया। इसी तरह से इनका मध्य बिंदु x1 प्लस x2 बटे 2, 3 प्लस 4 बटे 2, कामा y1 प्लस y2 बटे 2, 5 प्लस
वाई बटे, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखो ये हो गया 1 प्लस एक्स बटे 2, ये हो गया 6 और 2 8 बटे 2, बराबर होगा 4 3 7 बटे 2, और ये 5 प्लस वाई बटे 2। अब तुलना करा लो। देखो ये वाला जो x का मान है वो इसके बराबर होगा, y का मान जो है वो इसके बराबर होगा। तो हम क्या करेंगे, तुलना करने पर दोनों की तुलना करा लो। तो ये वाला इसके बराबर, यानी 1 प्लस एक्स बटे 2 बराबर 7 बटे 2, 2 से 2 कट गया, 1 प्लस एक्स बराबर 7, तो x बराबर 7 माइनस 1, ठीक। ये वाला इसके बराबर होगा 5 प्लस वाई बटे 2 बराबर 8 बटे 2, 2 से 2 कट गया, तो 5 प्लस वाई बराबर 8, तो वाई बराबर 8 माइनस 5, x बराबर 6, वाई बराबर 3। चलो एक क्वेश्चन और, फिर बाकी के 10 क्वेश्चन करेंगे कल। ये क्वेश्चन किसी ने पूछा भी था हमसे। देखो किसी समय पर एक स्तंभ जो कि 6 मीटर ऊंचा है, एक स्तंभ है, इसकी जो ऊंचाई है वो है 6 मीटर, ठीक। इसकी छाया की लंबाई 4 मीटर है। ये छाया है इसकी 4 मीटर, स्तंभ की ऊंचाई 6 मीटर। एक स्तंभ की ऊंचाई है 6 मीटर और उसकी छाया की जो लंबाई है वो है 4 मीटर। इसी समय एक टावर है, समय वही उसी समय, मतलब उसकी जो छाया है उसकी लंबाई है 28 मीटर। इसको हमने मान लिया पी क्यू और इसको आर। उसी समय तो अगर इसकी छाया 28 मीटर है तो फिर टावर की ऊंचाई क्या होगी। क्वेश्चन समझ में आया। किसी समय एक 6 मीटर ऊंचे स्तंभ की छाया की लंबाई 4 मीटर है, बना लिया। उसी समय मतलब जिस क्षण ये नापी गई परछाई, यानी कि उन्नयन कोण सेम है, उसी समय किसी टावर की छाया 28 मीटर है तो टावर की ऊंचाई बताओ। ये क्वेश्चन कर लेंगे, फिर इसके बाद जो बाकी 10 क्वेश्चन कल करेंगे, ठीक, क्योंकि 20 क्वेश्चन करने में भी टाइम लगेगा। बताओ कैसे करोगे। सेम समय है यानी उन्नयन कोण सेम होगा, यानी कि जो सूर्य है वो जिस पोजीशन में है तो उन्नयन कोण क्या होगा। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, और ये स्तंभ और ये टावर मतलब कि ये 90 है, ये भी। तो जब दो कोण बराबर हो तो जाहिर सी बात है तीसरा भी बराबर, तो क्या हो जाएंगे त्रिभुज ए बी सी और
त्रिभुज पी क्यू आर क्या क्या चीज बराबर है? कोण ए बी सी बराबर कोण पी क्यू आर बराबर 90 है ना, और कोण ए सी बी बराबर कोण पी आर क्यू क्या है? थीटा, यानी उन्नयन कोण। कोई भी कोण होगा बराबर होगा। उसी समय की बात हो रही, इसलिए दोनों के कोण बराबर होंगे। जब त्रिभुज के दो कोण बराबर हो, तीसरा ऑटोमेटिक बराबर होगा, तब त्रिभुज कहलाते हैं समरूप। इसलिए त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR क्या हो गए? समरूप हो गए। और समरूप त्रिभुज में क्या होता है? भुजाओं के अनुपात बराबर होते हैं, इसलिए इनका अनुपात बराबर होगा इनका अनुपात। इसलिए AB बटे PQ बराबर होगा BC बटे QR। यह है समरूप त्रिभुज की प्रॉपर्टी कि अगर दो त्रिभुज समरूप है तो उनकी संगत भुजाओं के अनुपात बराबर होते हैं। अब मान रख लो बस। AB कितना है? 6, PQ H, BC 4 और वो 28, तो हो जाएगा 4H बराबर 28 गुणे 6, तो H बराबर 28 गुणे 6 बटे 4 सते 28, 7 छंग ठीक। बीस में से कल करेंगे, ठीक। समय ज़्यादा हो गया है तो आज के लिए बस इतना ही। बाकी के 10 क्वेश्चन करेंगे कल। अब ये 10 क्वेश्चन आपको कैसे लगे एक कमेंट करके ज़रूर बता देना, तो कल हम और अच्छे समझा देंगे। अगर कोई कमी रह गई होगी तो फिर और उसको सुधार लेंगे, ठीक। चलो भाई, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे ठीक शाम 7 बजे बाकी के 10 प्रश्नों के साथ। फिर आगे अपनी जो एक्सरसाइज चल रही थी वो कंटिन्यू करेंगे। ओके, बाय एंड टेक केयर, गुड नाइट।